This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host तारिक खान जावेद. नाज़रीन, आज की मार्केट भी स्टार्ट होते ही थोड़ी सी ऊपर गई, उसके बाद ड्रैग हुई और 138 माइनस पे चली गई. उसके बाद ऊपर नीचे होती रही, फिर -123 हमने देखा. उसके बाद से ऊपर आना शुरू हो गई मुसलसल 5 प्लस, फिर 38 प्लस और अभी 106 प्लस पे खड़ी है. 126 मिलियन शेयर्स का काम हो गया. 33,672 का लेवल. कल की जो 400 पॉइंट की गिरावट थी हेवी, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी बात यह हुई है कि कल गोरों ने ख़रीदा था 3.2 मिलियन का, लेकिन उससे बड़ी बात है कि आप लोगों ने बड़ी हिम्मत दिखाई कि इतनी तक परेशानी में आप लोग नहीं डरे और आपने 5.3 मिलियन के शेयर ख़रीद लिए. बेचने वाला लूज़र जो था कल, वो म्यूचुअल फंड था जिसने 6.6 मिलियन का शेयर ख़रीदा बेचा, और कंपनीज जिसने 3.4 मिलियन के शेयर ख़रीदे बेचे. तो बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को कि आप लोग डरे नहीं. और जैसा कि मैंने कहा था, ज़्यादा आज गिर जाती मार्केट, फिर ठीक हो जाती. वो पनामा लीग का मामला आस्ते आस्ते ठंडा होता जा रहा है, कोई ख़ास बात नहीं हुई. उससे ज़्यादा अहम खबर जो है वो ये है कि PIA की जो प्राइवेटाइजेशन का बिल था वो अप्रूव हो गया कल. वो काफ़ी तब्दील शुदा बिल है. जैसा ओरिजिनली चाहा गया था वैसा नहीं है. इसमें सिर्फ ये हुआ है कि अब वो कॉरपोरेशन के बजाय वो एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बन गई, जैसे हमारी और कंपनीज PPL, POL वगैरह हैं. तो अब ये कमर्शियल बेसिस पे चलेंगी, लेकिन मैनेजमेंट अभी भी 51% शेयर के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ही रहेगा. और जो लोग अभी जॉब वॉब कर रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा. जिनके खिलाफ केस वेस हुआ था सब विड्रॉ हो जाएगा. तो इस तरह से एक कंप्रोमाइज़ सी सिचुएशन पैदा हुई, और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट चालाक है, उसने अभी यहाँ तक कर लिया है. आगे चल के वो और मज़ीद ये अगर चाहेंगे किसी को 26% शेयर दे के मैनेजमेंट भी हैंड ओवर करना, तो कोई रोक नहीं सकता उनको. आइए एक लाइव कॉल से बात करें. हेलो हेलो. कॉल ड्रॉप हो गई जनाब. दूसरी जो अहम ख़बर है वो ये है कि आपको पता है कि सिंध कराची से लेके लाहौर एक LNG के पाइपलाइन बिछ रहा है, जिस पर रशिया ताउन कर रहा है और वो 2.5 बिलियन लगा रहा है. बाकी जो है और लोग लगाएंगे. दूसरे जो आज ख़बर आई है कि एक चाइनीज़ कंपनी जो है वो गवादर से नवाबशाह तक एक लाइन ला रही है, जो काफ़ी महंगी है, 700 किलोमीटर दूर. तो ये दोनों लाइन आके यहाँ पे मिल जाएंगी. आइडिया शायद ये है कि गवादर से भी LNG आए, कराची से भी जाए और सब वो पंजाब की तरफ जाएंगी. ऑलरेडी आपने देखा कि ये LNG की जो है शॉर्टेज, गैस की शॉर्टेज मुल्क में कम होना शुरू हो गई. पंजाब में इंडस्ट्रीज़ को 24 घंटे LNG गैस मिल रहा है और CNG स्टेशन भी खुल पड़े. तो हालात पाकिस्तान में एनर्जी की सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव होने वाली है. ईरान के प्रेसिडेंट आए और गए. ईरान गैस पाइपलाइन पे क्या बात हुई कुछ पता ही नहीं चला. टापी का जो है उस पर काम शुरू है, अभी तो स्टडी वगैरह चल रही है, वो काफ़ी लॉन्ग टर्म है. 1800 किलोमीटर से लाना आसान काम नहीं. लेकिन ईरान वाला तो तेज़ी से आ सकता था, लेकिन पता नहीं सियासत हो रही है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग आजकल सऊदी अरेबिया की तरफ ज़्यादा झुक गए. वहाँ हमारे फ़ौज वौज भी शायद थोड़ी बहुत पहुँच गई है. इससे ईरानी नाराज़ हैं और इससे मामला ख़राब हो रहे हैं. हमें चाहिए कि हम ईरान और सऊदी अरेबिया से दोनों से एकदम बराबरी के ताल्लुक़ात रखें, न कि किसी की तरफ झुकें. दूसरी जो अहम ख़बर है आज की वो ये है कि गाड़ी की सेल माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है और ट्रैक्टर के सेल में गिरावट है, और जो बड़ी गाड़ियां हैं जैसे बस और ट्रक्स, उनमें भी ज़बरदस्त इजाफ़ा है. गाड़ियों के बारे में बताया गया कि 30% इजाफ़ा हो गया है लोकल गाड़ियां जो बन रही हैं, और वहाँ पे 9 महीने में 137,000 गाड़ियाँ बिक गई, कंपेयर टू 30% मोर देन बिफोर. और उसमें ज़्यादातर जो बिकी हैं वो सुजुकी बोलान बिकी हैं, जो कि पंजाब रोज़गार स्कीम के तहत ख़रीदी जा रही है, बेची जा रही है, और उसमें 82% का इजाफ़ा है. और ये बहुत ज़बरदस्त 13,000 यूनिट से बढ़ के ये 25,000 यूनिट पे पहुंच गई.
दूसरी बड़ी सेल जो है सुजुकी मेहरान की है, जिसकी सेल में 27% का इजाफा हुआ और वो 28,000 यूनिट बिक गए कंपेयर टू 22,000 इन द पास्ट। 12% इंक्रीज़ है कुल्टस के सेल में, जिसकी 11,000 यूनिट बिकी कंपेयर टू 10,000। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, वेलकम शो सर। मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ी सा सियासत पे बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल सबसे जगह सियासत ही हो रही है, पूरे चैनलों पे सियासत का मौसम चल पड़ा है। और हम लोग बिजनेस वाले लोग हैं जी। हाँ, मैं बात अच्छी बात बताऊंगा, हर टॉपिक पर अल्लाह के फल से बात कर सकता हूँ। ऑलराउंडर में माशाल्लाह अल्लाह के फल से जी, ये मेरे मालिक ने मुझे तोहफा दिया हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ को मैदे में दर्द थी तो उसके लिए इलाज के लिए जा रहे हैं, वो अच्छी बात है, इलाज के हर आदमी को जाना चाहिए। मगर मैं कहता हूँ हमारे मुल्क का हर महकमा जो है ना वो मरीज हुआ हुआ है, किसी को टाइफाइड हुआ हुआ है, किसी को शुगर हुई हुई है, किसी की गुर्दे खराब है, किसी को कैंसर हो गया हुआ है, उसको तो इलाज करा दे खुदा के वास्ते। मुल्क में ऐसी नहीं चलेगी जनाब अली। पहले मुल्क है तो हम हैं, मुल्क नहीं है तो हम किसी एक आने के नहीं है जनाब अली। पहले मुल्क की खिदमत की जाए। ये जब ओथ लेते हैं, क्या कहते हैं जी हम पाकिस्तान से वफादारी करेंगे, ये तो हर मेंबर ने लिया हुआ है, सभी जो है नंगे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर के हेल्थ का और चेकअप का सवाल है, तो ये अजीब बात है कि हमारे तमाम लीडर्स जो है लंदन में जाके चेकअप कराते हैं, यहाँ के मेडिकल सिस्टम पे उनको बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। लेकिन व्हाट अबाउट द रिमेनिंग पीपल, हम तो यहीं इलाज कराते हैं, यही मरना जीना हमारा है, हम डरते नहीं और अल्लाह हमें सही रखता है। हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं और कम खाते वाते हैं, सही रहते हैं। नाज़रीन, एक और जो बहुत अच्छी खबर आज की है वो ये है कि मैं इस थर कोल के मामले में 2009 से उस वक्त इन्वॉल्व हुआ जब यहाँ पे कार्टन में बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग कॉन्फ्रेंस। हमारी भी एक टीम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन्वेस्टर्स फोरम की वहाँ मौजूद थी, उसके अलावा कोई गोरा वोरा नहीं आया, कोई नहीं आया और बिल्कुल नाकामयाब वो था। उसमें बेचारे एंग्रो वालों ने शर्म मिटाने के लिए ही सही कहा कि जी हम सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलके 1000 मेगावाट बिजली का प्लांट लगाएंगे। उससे पहले शिनवा वाले आके जलील होके जा चुके थे। कोई शिनवा की खबर दुनिया भर को पता थी कि 6000 मेगावाट बिजली लगाने के लिए आया। यहाँ सिंध से लेके पंजाब वो फेडरल सब ने इतना रिश्वत मांगा कि वो भाग गए वो लोग, और अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत डेवलप किया था, वो भी छोड़ गए। तो सिंध थर कोल को कोई छूना नहीं चाहता था। लेकिन आज खबर ये आई है कि फाइनली $2 बिलियन की जो है ना फाइनेंशियल क्लोज हो गई और इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गारंटीज़ दी हैं। तो एंग्रो और सिंध गवर्नमेंट मिलके एक कोल माइनिंग कंपनी बनाएंगे और साथ साथ एक कोल से बनने वाली बिजली की कंपनी बनाएंगे। तो ये बहुत सारे बैंक्स इसमें इन्वॉल्व हैं और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है। पहला ब्रेक थ्रू है। अगर थर में ये लग गया तो इंशाल्लाह उसके पीछे पीछे और भी लोग आएंगे और थर की हालात बदल जाएंगे इंशाल्लाह। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या आदिल जमशेद बात कर रहा हूँ। अभिषेक साहब, वेलकम शो सर। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ जी। अच्छा, अभी देखिए सारे जब मार्केट ऊपर गई, हमने शेयर तो सारे बेच दिए, कुछ रखे हुए हैं पुराने। अभी इंडेक्स इतना ऊपर चला गया कि अभी डर लगता है इसमें पैसे लगाने से। ये तो देखिए जब मैं आपको बड़ी परेशानी साहब आपको बताऊं, तो जब 800 पे इंडेक्स पहुंची 600 से, तो हमने भी यही बात कही, यार 600 पे आ गए तो बड़ा महंगा लग रहा है। वो 88 से लेके 92 तक ऐसी ही चलती रही, 600, 800, 900, 1000, 1200, 1300 पे गई। फिर नवाज शरीफ आए हुकूमत में 92 में, तो एकदम जम करके हो गई 2500। लोगों ने कहा बस दिस इज़ द पीक। तो ये कहानी सब चलती रहेगी। और हमारी जो सोच है, और हमारे साथ और भी लोग हैं जैसे मोती साहब हैं, हमारी सोच है कि ये अगर ऑयल की कीमत ना घटती तो इस वक्त मार्केट 40 की होती। और अभी ऑयल की ज़रा से कीमत देखिए, आज ऑयल की कीमत जो कल अखबार में आई है 42.7, यानी रिसेंट टाइम में हमने ये बड़ा अच्छा नंबर देखा है। तो अभी भी अगर ये तेल की कीमत बढ़ती है तो एकदम से ये मार्केट 34 क्रॉस करके 35 की तरफ रवाना हो जाएगी। मैंने 2010 में प्रेडिक्शन दी थी, जब मेरे साथ आलम साहब ऑफ AKD जनरल मैनेजर बात कर रहे थे। मैंने कहा साहब ये 50,000 की मार्केट है, तो वो उठ के बैठ गए थे और माशाल्लाह 10,000 मार्केट इस वक्त। आज हम 34 के करीब हैं और मेरी प्रेडिक्शन है कि बहुत जल्द 40, उसके बाद 50 पे भी हम जाएंगे। आप
अभी लगा लें तो लगा लें, नहीं तो आप रह जाएंगे। आइए एक लाइव कॉल से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। मैं आमिर बात कर रहा हूँ कराची से। आमिर साहब वेलकम टू शो सर। तारिक साहब, ये आपसे NOPK के बारे में पूछना था। ये कैसा रहेगा फ्यूचर और लॉन्ग टर्म में NOPK? ये क्या चीज़ है जी? ये नून पाकिस्तान है, जिसे फूड कंपनी है, जो फौजी ग्रुप ने जिसे मेरे ख्याल से परचेज किया है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं। इसको फौजियों ने खरीदा है? फौजी ग्रुप का आ रहा था इसमें। FFBL अपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, इसने इसको खरीदा है। तो ये फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है? देखिए, फूड कंपनीज मैं समझता हूँ तमाम के तमाम पाकिस्तान में कामयाब हैं अगर वो प्रॉपर्ली इसको करें। बहुत टफ बिजनेस है, एक एक पैसे की लड़ाई होती है इसमें, लेकिन इतना ज़्यादा मार्केट इतना बड़ा है कि हर आदमी कमा लेता है इसमें। हम देख रहे हैं कि तमाम फूड कंपनीज़ के शेयर हज़ारों में पहुंच गए, तो इसका फ्यूचर बहुत अच्छा देखता हूं। NOP का शेयर FFBL ने लिया है और NOP हेल्प कर रहा है FFBL को हलाल फूड के कारोबार में, तो ये इज़ ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन। साथ साथ FFBL ने एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी को भी अपने साथ मिलाया है, तो ये FFBL का कारोबार बिल्कुल बदल रहा है और नूर पाक के भी हालात बहुत अच्छे हैं। अभी जिस रेट पे बिक रहा है मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, इसको आप लेके छोड़ दें। इसी तरह मैं कहता हूँ एंग्रो फूड को लेके आप छोड़ दें, उसको बहुत जल्द फीसलैंड वाले इसको टेक ओवर कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिएगा उनका प्रोडक्ट रेंज कितने तेज़ी से बढ़ता है और उसके बाद हालात ये इस कंपनी के बहुत बेहतर हो जाएंगे। एग्रो फूड जब 40 रुपये का था लोग बड़े परेशान थे, मैं कहता था इसको लेके रखें, ये 1000 रुपये का शेयर है। आज ऑलरेडी 162 पे फीसलैंड वाले ने ख़रीद लिया, इसका मतलब उनके नज़र में इसकी 162 कीमत है। और आज अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि उसकी कीमत आज कितनी है जनाब एग्रो फूड की, मैं बताता चलूँ, क्योंकि आपने नूर पाक का जिक्र, इस नूर का जिक्र किया, वो भी फूड कंपनी है, इस सिलसिले में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज जितने की भी है, बहरहाल फीसलैंड उसको अगर 162 का समझता है, 51% शेयर ले रहा है, $500 मिलियन लगा रहा है, तो वैल्यू उसकी वही हो जाएगी इंशाल्लाह। तो नूर को बिल्कुल रखें, ई फूड को भी ले लें जनाब, और FFBL को लेना मत भूलिएगा, PRL को लेना ना भूलिएगा। सब में माशाल्लाह कहानियाँ हैं, प्रोग्रेस है। आइए लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम जनाब। कराची से। जनाब क्या हाल है आपके? खैरियत? हाँ मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी। हाँ सही, एक चीज आपने अभी जो पावर का प्रोजेक्ट का बताया था, तो इसके जो एंग्रो के साथ है, तो आवाज़ ज़रा बढ़ाएंगे प्लीज़, आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। अभी जो आपने जिक्र किया था ना, जो पावर सेक्टर में जो एंग्रो गवर्नमेंट के साथ मिलकर कर रहा है जी, माइनिंग का, तो वो आपने बताया कि वो सेपरेट कंपनी बनाएंगे, मगर वो होल्डिंग एंग्रो की होगी। जी हाँ, जी हाँ। एंग्रो कॉर्पोरेशन इन कंपनियों को ओन करता है। ओके। एक और चीज आपके प्रोग्राम के उससे एक आम लोगों की, हम पिछले कुछ प्रोग्राम में आपने म्यूचुअल फंड की बात की थी। जी जी। तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने थोड़ी रिसर्च की थी। तो एक जनरल पब्लिक के लिए एक चीज है कि जब भी इन्वेस्ट करें, खास तौर पे जो इक्विटी वाले हैं, उसमें एक और चीज होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। जी जी। कुछ म्यूचुअल फंड जो है बहुत एग्रेसिव हाई रिस्क एंटिटीज में जाके करते हैं और फिर उस पर वो स्पेकुलेशन को उठा लेते हैं। तो वो ऑन द फेस तो बड़ा अच्छा लगता है, मगर वो बड़े हाई रिस्क फंड्स होते हैं। जी जी। तो जब भी कोई इन्वेस्ट करे तो स्टैंडर्ड डेविएशन जरूर देखे, जितनी ज्यादा होगी रिटर्न अच्छा लगेगा। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। देखिए, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड और हाई हम आम लोगों को यही एडवाइस करते हैं कि ना हाई रिस्क पे जाएं, ना एकदम लो रिस्क पे जाएं, मीडियम रिस्क में आप रहें। और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन की आपने बात की, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे प्रोफेशनल ये जो फंड्स होते हैं वो आपको डिक्लेयर कर देते हैं, ये पर्टिकुलर फंड हमारा हाई डेविएशन का है, ये नहीं है। तो आप लोग जब चूज़ करने जाते हैं, आपको एक मीनू मिलता है, तो ऑलवेज चूज़ द मिडिल वन, नॉट द हाईएस्ट वन और द लोएस्ट वन। लोएस्ट के लेंगे तो उसमें कोई रिस्क ही नहीं होगा और वो बहुत कम अप्रिशिएट करेगा। म्यूचुअल फंड इज़ ए गुड प्लेस टू इन्वेस्ट। आम आदमी को म्यूचुअल फंड के ज़रिए ही काम करना चाहिए, अनलेस के पास आपके पास टाइम हो और बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो हो। बेस्ट थिंग इज़ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड विथ ए मीडियम रिस्क पैरामीटर। आई लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सलाम जनाब, मैं आपसे 3 हफ्ता कबल बात हुई थी। एक कंपनी है सिंगर पाकिस्तान, उसके सिलसिले में। क्या है? मैंने सिंगर पाकिस्तान। सिंगर, हाँ जी हाँ। तो आपसे मैंने कहा था कि इसमें टर्न अराउंड आ रहा है, अब लोकल कंपनी हो गई है, ये प्रोडक्ट भी आगे लॉन्च करेंगे। अभी मैनेजमेंट अपनी होल्डिंग बढ़ा रही है 29 से 51%।
आप देखें कि 5 साल का नया हाई बना दिया आज इसने। माशाल्लाह, आज भी ओपन लॉक है, अब कंटिन्यूस लग रही है। बहुत हालांकि मुबारक रिजल्ट आपने आपने देखा होगा सर, मगर आप इतना भी ना बढ़ाइएगा इसमें अपना स्टेक, इस पे इतना ना बढ़ाइएगा ज़्यादा। आप कह रहे हैं 29% आपने लगा दिया है। जी हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये पिछले 5 साल का नया हाई बनाया आज। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए और सिंगर को मार्केट मैंने थ्रू आउट सपोर्ट किया है, जो पिछले 3 हफ्ते में आउट परफॉर्म किया मार्केट को। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज 1.6 यानी आज अपर ब्रेकर पे है आफ्टर गेटिंग आफ्टर राइट 2 पॉइंट। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि राइट हुआ, उसके बावजूद ये बढ़ गया। राइट के बाद डाइल्यूट होती है वैल्यू, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाते हैं। तो बहुत खुशी है। सिंगर हमारी कंपनी, अब सिंगर नाम अंग्रेज़ों का रख लिया है, रहने दे चलने दे, कोई बात नहीं। तो हमारा भी एक नाम पाकिस्तान इलेक्ट्रॉन भी है इसके टक्कर में। तो दोनों भी माशाल्लाह अच्छा करेंगे। और मैं समझता हूँ जो अभी हिस्टोरिकल सिचुएशन हमारी है, जो कॉस्ट कंपैरेटिव कॉस्ट का मामला है, उसमें दीज टू आर वेरी वेरी सूटेबल फॉर ग्रोथ, बिकॉज ये लो टेक्नोलॉजी वाइट गुड्स बनाते हैं, जिसमें इस वक्त हमारे जैसे गरीब मुल्क, लो कॉस्ट मुल्क के लिए, लो टेक्नोलॉजी मुल्क के लिए बड़ा सूटेबल इंडस्ट्री है ये। तो अल्लाह करे कि हमारा सिंगर का, मैं जब अगली दफ़ा बाहर जाऊं तो सिंगर की भी चीज़ें देखूं, साथ साथ डाल्सन के और जो हमारे हैं पेल की भी देखूं, और डॉलर्स वालों की भी देखूं। हमारी इनके लिए दुआ है, इनके कारोबार चलेगा, हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी और हमारे लिए फ़ॉरेन एक्सचेंज भी आएगा। हमारा सर फ़ख्र से बुलंद होता है, दिल में एक ठंडक आती है जब अपनी चीज़ को बाहर बिकते हुए देखते हैं। अभी तक तो दुनिया हमारे यहाँ बेचे जा रही है, हम नहीं बेच पा रहे कुछ भी, अब हम बेचना शुरू करेंगे। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 सर, this is Muhammad Khan from Abu Dhabi. Mr. Javed Khan, very nice to call you. My request is that if kindly visit SCCP yourself and ask them the cases of the FNEL, FE and also this is the security company. What they are doing, that is a post office. So I requested them to buy back the share. There is no other solution. They are not responding. Can you speak to Mr. Zafar Ejazi that he should do for small investor खान साहब, something? खान साहब, To personally go there and check file by file. That is a post office. So many commissioners are sitting. They are taking the salaries, doing nothing, and they are not giving any answer. So kindly, if they can close that post office, it is better for the people. खान साहब, Parvez Ahmed Security, Javed Umar Vora, FNEL, I told them initiate for the buyback. 1 year is past. What they are doing? What for they are setting the salaries? परवेज़ अहमद सिक्योरिटी, जावेद वोरा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये लोगों ने बहुत बड़ा धचका पहुंचाया हमारे मार्केट को, हमारे मुल्क के नाम को, हमारे मज़हब को। इन लोगों को सख्त सज़ा होनी चाहिए और SCCP और नायब मिल के इनके ख़िलाफ़ एक्शन ले कि इनका शेयर इतना नीचे कहाँ गया। JOVC का मैं भी मारा हुआ हूँ, 300 रुपये का लिया हुआ शेयर आज 1 रुपये कुछ का है। इसी तरह परवेज़ 100 रुपये पे गया, नीचे आ गया। ये कुछ केसेस तो ऑलरेडी नायब और SCCP इन्वेस्टिगेट करें, इसको भी करना चाहिए। एंड दिस पीपल शुड भी, जैसे खान साहब कह रहे हैं, ये बाईबैक करें और उनके पैसे वापस करें और इनके डायरेक्टर्स वालों को आप पे सख्ती करें, इनको बंद करें, तो ये बताएंगे कि ये पैसा गया कहाँ। जब ये शेयर JOVC 300 का था, कौन सा शेयर था इनके पास? परवेज़ अहमद के जब 100 रुपये का शेयर था, कौन सा शेयर था? वो शेयर गया कहाँ? कम होने का तो कोई सवाल नहीं। बताओ, उस वक्त जब ये 300 के हुए थे 2009 वगैरह में, 300 का JOVC था तो या 8 में, तो ये उस वक्त हमारी मार्केट 15,000 की थी और आज 32,000 की, तो डबल हो जाना चाहिए था, 600 का शेयर होना चाहिए था। इसी तरह 2-4 और नाम भी हैं, हमारे पास कॉल्स आती रहती हैं कि आरिफ हबीब का कोई शेयर 2200 का होके 22 रुपये पे आ गया, जहांगीर सिद्दीकी का कोई शेयर 1400 से 14 रुपये पे आया, कैसे हुआ? एसगार्ड 9 के ऊपर और जहांगीर सिद्दीकी पे तो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। एसगार्ड 9 का शेयर 100 रुपये पे होके नीचे कैसे आ गया? तो अभी एसगार्ड 9 का नाम कहीं और मनी लॉन्ड्रिंग में भी आया है कि पैसा बना के किस तरह से भेज दिया गया बाहर, वो ऑफशोर कंपनी में पड़ा है। तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेट हो रही है। खान साहब जैसे लोग जो हमारे बहुत बड़े करम फरमा हैं, जो लोग 20 बिलियन भेज के इस मुल्क को चला रहे हैं, हम पूरी कौम मिल के तो 25 बिलियन भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे।
ये 5-6 मिलियन लोग माशाल्लाह पाकिस्तान को संभाले हुए हैं, आज से नहीं पिछले 30-40 साल से, और अभी भी सपोर्ट करते हैं। और इनका पैसा अगर डूब जाता है तो इससे बड़ी बुराई हो नहीं सकती। मोहम्मद खान साहब शुड बी सेटिस्फाइड। अगर वो लोग नाराज़ हो गए तो समझ लें कि बहुत बड़ी मुश्किल आ जाएगी। खान साहब, आई विल ट्राई टू टॉक टू हिजाजी साहब माई सेल्फ एंड सी समथिंग शुड बी डन। आई लाइव पर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारक साहब। वालेकुम जनाब। तारक साहब खानेवाल से बोल रहा हूँ। खानेवाल से, वेलकम सर। सेंटर ऑफ तारक पाकिस्तान। साहब, आप ये बीओपी के हेडों के मुतालिक क्यों नहीं आवाज उठाते? सर आज बीओपी का देखा सुना, खबर आई कि वो अब टैक्स भी कलेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए, उसके बावजूद ये शेयर कंपनी नहीं उठता। उससे पहले जब मैं विज़िट कर रहा था आप लोगों के इलाके खानेवाल की तरफ से भी गुजरा था, तो वहाँ देखा था कि हर जगह इनके ब्रांचेस में रश लगा हुआ था, और गवर्नमेंट का जो किसान पैकेज के पेमेंट और पेमेंट, रोज़गार स्कीम सब यहीं से लॉन्च हो रही है, फिर भी ये बैंक नहीं उठता। यहाँ पे सिर्फ जो ईमानदार लोगों की कमी है सर, और कुछ नहीं। जिस तरह से आपका पंजाब माशाल्लाह बूम कर रहा है इस वक्त, तो बैंक ऑफ पंजाब को तो 20-30 रुपये का होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा। लीकेजेस हैं, बैड डेट्स पुराने पड़े हुए हैं, जो इनका एमडी बेच के गया था, पता नहीं क्या क्या बेच के चला गया है वो। हर थोड़े दिन पे ऑडिट डिपार्टमेंट एक ना एक गन निकाल के सामने ले आता है। तो इसमें जो बोर्ड था उस ज़माने में, उसको पेनलाइज करना चाहिए, क्योंकि एमडी को बोर्ड ही एमडी को अपॉइंट करता है। एमडी की जो ख़ता होती है वो बोर्ड के ऊपर जाती है। एमडी तो चला गया, दूसरा आके बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन जो एमडी लूट के गया है उस बोर्ड को शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नज़र यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, 17 तारीख को ओपेक एंड नॉन ओपेक वालों की मीटिंग है, और उस पर अब थोड़ी सी ऑप्टिमिज्म पैदा हो रही है। इसी वजह से तेल की कीमत 40 से ऊपर ट्रेड कर रही है इस वक्त, और ये देखें कि क्या नतीजा निकलता है। ज़रूरत तो है तमाम लोगों को कि कीमत को 50 के ऊपर रखें, और अगर ये लोग आपस में मिल के कोई अरेंजमेंट कर लेते हैं तो 50 तक पे तेल आ जाएगा, विच इज़ नॉट वेरी गुड फॉर अस। लेकिन हमारे शेयर मार्केट के लिए तो फ़िलहाल अच्छा हो जाएगा। जो सेक्टर ऑयल का गिरा हुआ है वो ऊपर उठ जाएगा, और ये जो 34-35 की हम बातें कर रहे हैं वो इजीली अचीव हो जाएगा। कल की जो ऑयल की सिचुएशन थी वो ये थी कि 48.83 पे एक क्लोज़ दिखाया गया। ये शायद अर्ली मॉर्निंग का रेट है या कुछ देर पहले का है। उससे पहले ब्रिटिश बैंड 42.74 पे भी गया है, और ये 40.38 जो है शायद WTI है ये, तो 1.29% का इजाफा था, और उसकी वजह से हमने डॉ में 20% का 20 माइनस देखा, SP 5.6 माइनस, नैस्डैक 86। इसकी वजह ये थी कि पहले शायद 42 वाला पे जाके ये नीचे आया, तो उस टाइमिंग पे भी डिपेंड करता है। लेकिन एशियन मार्केट अच्छी खुली, नीके में 177 का इजाफा हो गया, हैंगसेंग में 63, शंघाई में -10, सेंसेक्स 147 प्लस, और सिंगापुर 5 प्लस। और अभी हमारी जो क्लोजिंग हुई है इट इज़ अराउंड 81 प्लस पे, विच इज़ फाइन। आई लाइव पर से बात करें। ने लास्ट 5 सालों से कोई राइट नहीं दिया है। आप गलत कह रहे हैं, एक साइड गलत प्रिंट हुआ है आपके यहाँ, एक गलत प्रिंट हुआ है आपके यहाँ। 5 साल से कोई राइट नहीं दिया सिंगर ने। तो क्या था? अभी तो कुछ दिन पहले राइट आया था जनाब। कोई राइट नहीं आया है सिंगर। एक्स राइट हुआ है, आप कह रहे हैं एक्स राइट नहीं है? नहीं, मैं आपको पता ही नहीं है। अभी जो एक्स राइट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? सिंगर की कीमत के आगे एक्स राइट लिखा हुआ है, राइट दिया नहीं, एक्स राइट हो गया। 5 साल से नहीं दिया था, मालूम है, अभी दिया है। अभी वहाँ पे पेल के लोग गए हैं, वहाँ मैनेज कर रहे हैं, उस चीज़ को बदल रहे हैं। पहले ये अमेरिकन कंपनी थी, अब ये 100% पाकिस्तानी कंपनी है। आप ज़रा इंफॉर्मेशन अपनी लेकर आया करें कॉल करने से पहले। 5 साल की कहानी भूल जाएं। अब आप
इट्स ए न्यू बॉल गेम नाउ। जैसे कि पहले बिल्कुल बेकार सी कंपनी थी, 16 रुपये पे उसको कोई पूछता नहीं था, राइट लेके आया तो 2 रुपये पे लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। और अभी सिंगर का जो है राइट आया तो अच्छी कीमत पे बिक गया, और एक्स राइट होने के बाद आज जो है ये 35.21 पे है। और जैसे कि कॉलर साहब ने बताया कि ज़बरदस्त इजाफा है, रिकॉर्ड लेवल पे आ गया है। नाउ सिंगर विल गो ऑन ए डिफरेंट प्लेटो नाउ। पहले जो था भूल जाए उसको आप, एक प्लेटो पे अभी आया 37, अभी और ऊपर जाता जाएगा ये, जैसे जैसे ये और अच्छे प्रोडक्ट लाएगा, एक्सपोर्ट करेगा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब। हाँ जी, मैं तारिक साहब, मैं आसिफ बोल रहा हूँ लाहौर से। आसिफ साहब वेलकम सर। जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था रिगार्डिंग ये जो आजकल पनामा लीक्स का बड़ा इंटरनेशनल स्कैंडल बना हुआ है। जी जी। क्या इसकी वजह से कोई इम्पैक्ट हमारी स्टॉक एक्सचेंज पे भी कोई नेगेटिव आ सकता है? देखिए, अगर बहुत बड़ी कोई अभी तो एक कहानी शुरू हुई है पनामा लीक की। और आसिफ साहब एक और बात याद रखिएगा, पनामा इज़ ओनली वन सेंटर ऑफ ऑफशोर बैंकिंग एंड कंपनीज। यूके के अंदर 2-3 ऑफशोर इलाके हैं। यूके वाले बड़े बनते हैं अपने आप को वो ईमानदार और मोरल, उनके मुल्क के अंदर ही है कई है। इसके अलावा दुबई है, बहरीन है, सिंगापुर है, हांगकांग है, तमाम ये जो बरमुदा शर्मुदा जितने आइलैंड्स हैं सब के सब। अभी तो वहाँ से कहानियाँ भी आने बाकी हैं। जर्नलिस्ट पीछे लग गए, और ये भी एक बहुत बड़ा लूट का एक तरीका था वेस्ट का। वेस्ट पहले तो आके हम लोग इंडिया पाकिस्तान पे कब्जा करके लूट के ले गया। अब जो है वो इस तरह से लूटते हैं। ये जो स्विट्ज़रलैंड से शुरू हुआ, स्विट्ज़रलैंड सबसे बड़ा सेंटर, हमारे तमाम डिक्टेटर्स, हमारे टैक्स कलेक्टर्स और जितने ब्यूरोक्रेट्स और जनरल्स जो बेइंतहा रिश्वत कमाते हैं, वो ले आके यहाँ छुपा देते हैं। मर जाते हैं तो वो पूरा का पूरा पैसा अपने पास रख लेते हैं। स्विट्ज़रलैंड के 8 केसेस में मैं खुद रिप्रेजेंट करने गया हूँ कि चलो मेरी अंग्रेज़ी अच्छी है, मैं बैंकर हूँ, अंग्रेज़ी में बोलूँगा, लेकिन वो जिन लोगों के लिए रिप्रेजेंटेशन करना है उनका सबका पैसा खा गए। वो 8-10 लवाहिकीन थे, उनको आपस में लड़ा दिया, और वो केस को चलाते गए। 1-2 को उन्होंने अलग से रिश्वत दे दी कि आप पेपर ही नहीं साइन करना, मीटिंग ही नहीं आना, और वो हड़प कर गए। तो वेस्ट के लूटने का ये एक बहुत बड़ा सोर्स है कि ये ऑफशोर कंपनीज बनाने देते हैं आपको, और आपके डर के मारे आप सिक्रेसी के चक्कर में आप किसी को बताते भी नहीं। लोग मर जाते हैं, किसी को पता ही नहीं होता कि उनका पैसा बिलियंस एंड बिलियंस पड़ा हुआ है ये ऑफशोर अकाउंट्स में और ऑफशोर कंपनीज में। बड़े बड़े डिक्टेटरों के सारे पैसे डूब गए, चाहे वो कद्दाफी हो, चाहे वो मार्कोस हो, चाहे और लोग हों। तो ये वेस्ट के लूट का एक तरीका है। इसको फ़ौरन के फ़ौरन यूनाइटेड नेशन वगैरह को मिल के पूरे दुनिया में इसको एक इलीगल एक्टिविटी बनानी चाहिए। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, अभी कहानियाँ आना शुरू हुई हैं। अभी आप देखिए क्या क्या होता है। शायद ये एक बहाना होगा कि जो लोग अपने आप को बहुत अक्लमंद समझ के लूट के लेके गए, उन सब वो एक्सपोज हो जाए, दुनिया ही में जलील हो जाए। अल्लाह के सामने तो होना ही होना है उनको, और इस तरह से कुछ पैसा भी हमारे पास वापस आ जाए। दैट विल हेल्प आवर इकोनॉमी अ लॉट। स्विट्ज़रलैंड के अंदर सेकंड बिगेस्ट डिपॉजिटर्स जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। अब कौन है, मैं जानता हूँ काफ़ियों को, वो सब हमारे ज़्यादातर टैक्स कलेक्टर वगैरह हैं। इस वक्त आज के दिन 5,500 बिलियन सालाना FBR में करप्शन होती है। FBR के अगर आप चपरासी भी लग जाएं तो देखते देखते आप करोड़पति हो जाएंगे, आपका भी ऑफशोर अकाउंट हो जाएगा। ये इतना बड़ा करप्ट मुल्क है। ये करप्शन की इंतहा अगर है कहीं पे तो पाकिस्तान और इंडिया में है। इसी वजह से स्विट्ज़रलैंड में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट ऐसी लोगों का है। छोटे छोटे कलेक्टर ऑफिसर्स के ऑफशोर अकाउंट्स हैं, कंपनीज़ हैं। इतनी ज़्यादा यहाँ कमाई है, ऐसी कमाई तो दुनिया में कहीं नहीं है। जो मैं कहता रहता हूँ कि इस मुल्क की टैक्स कलेक्शन की असल लेवल 10 बिलियन है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स फोरम मैंने लिख के दे दिया है कि हमें दे दें, हम 5 बिलियन कमा के देते हैं। हमारे बेसिस यही है कि 2 बिलियन तो ऑफिशियली होता है, 5 बिलियन अनऑफिशियल है। आप उसको सही तरीके से टाइप करें, 10,000 बिलियन की यहाँ पे 10 ट्रिलियन की पोटेंशियल है, सिर्फ 2.5 ट्रिलियन जमा होता है। तो जनाब अभी बहुत लीक्स आनी बाकी हैं, वेट फॉर इट। और उसके बाद मगर दैट शुड ब्रिंग सम मनी टू अस, क्रिएट सम इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी,
लेकिन इट शुड नॉट हर्ट आवर इकोनॉमी, इट शुड बेनिफिट आवर इकोनॉमी। यहाँ से जब ये लूट के लेके जाना ही बंद हो जाए, लोग यहीं लगा दें पैसा। ये जो करप्ट लोग लूटते हैं, 5,500 बिलियन का करप्शन करते हैं बिहार में, अगर वो पैसा पूरे पाकिस्तान में लग जाए तो इतना कोई नुकसान नहीं होगा, यहीं का पैसा यहीं लग जाए, लेकिन ये सारे उठा के बाहर ले जाते हैं हुंडी के जरिए। आइए क्लब का उससे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल बात कर रहा हूँ जी, कराची से। फैसल साहब वेलकम सर। थैंक यू। अच्छा सर, ये PIA के बारे में कुछ ये बताइएगा, ये बिल के आपके पास कोई मतन वगैरह कुछ है? क्या है बिल एग्जैक्टली है क्या? बिल तो तोड़ मरोड़ के ख़त्म कर दिया गया तकरीबन, ओरिजिनल बिल जो था। आइडिया ये था कि इस कंपनी को आज़ाद कर दिया जाए टू बी मैनेज बाय सम अदर पीपल, लेकिन ये गवर्नमेंट ही मैनेज करेगी। 51% शेयर उसको हर हाल में रखना होगा। सो इट विल रिमेन ए गवर्नमेंट एंटिटी, और फिर गवर्नमेंट एंटिटी होगी तो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ चलेंगी, वहाँ भर्तियाँ होंगी, जाले बैठेंगे जाके, और कॉस्ट जो है कैसे कम होगा समझ में नहीं आता। ठीक है, लीगल एंटिटी बदल गई, अब वो जो गवर्नमेंट के जॉब की प्रोटेक्शन होती है वो कम हो गई, अब किसी को वहाँ से निकालना इतना मुश्किल नहीं रहेगा। शायद उसकी वजह से थोड़ी बेहतरी आए, लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतरी नहीं आएगी। अभी इसका जो शेयर है 2-4 रुपये बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ एबिलिटी टू फायर, लेकिन जो पुराने हैं उनको सबको रखा जा रहा है, और ये कंप्रोमाइज़ डील हुई है। मेरा अपना ख्याल ये कि गवर्नमेंट की टैक्टिकल डील है कि अभी उन्होंने ज़्यादा मामले को बढ़ने नहीं दिया। PIA के प्रोटेस्ट वगैरह में लोग मर भी गए थे, तो अभी इन्होंने एक रिस्पाइट ले लिया है, और फिर आगे चल के ये पुश करेंगे। 49% जो प्राइवेट लोगों को देना है, इन थ्योरी 49 में से आप 26% किसी भी एक बड़े ग्रुप को दे के मैनेजमेंट उसको दे सकते हैं, लेकिन जो अभी कमिटमेंट इन्होंने की है कि वो मैनेजमेंट भी नहीं देंगे किसी को, तो ये एक तरह से जो एफर्ट था प्राइवेटाइजेशन का फेल हो गया है। मतन आपको चाहिए तो आप चले जाएं नेशनल असेंबली के साइट पे, आपको मिल जाएगा। कल ही पास हुआ ये, अखबार में भी काफ़ी डिटेल मौजूद है, बड़े बड़े अखबारों में। आई क्लब का से बात करें। आई क्लब का से बात करें। हेलो नाज़रीन, और जो ख़बरें हैं वो ये हैं कि जो अब आप पता है कि गवर्नमेंट जो प्रोविंसेस हैं वो जो हैं वो अब ले रही हैं सर्विस टैक्सेस, टैक्स कलेक्ट कर रही हैं सर्विसेज पे, और उसमें पंजाब के बताया गया कि 36 डिस्ट्रिक्ट में ये कलेक्शन शुरू है, और सबसे ज़्यादा और सबसे पहले जिसने डिक्लेयर किया है वो रावलपिंडी डिवीज़न है, जिसमें 3 बिलियन टैक्स कलेक्ट हुआ है, टारगेट 4 का था। तो इस तरह से पंजाब जो है रावलपिंडी इज़ एट द टॉप टिल मार्च की बात है ये। एक और ख़बर दी गई है कि लिटरेसी रेट्स रिमेन स्टैग्नेंट एट 60%, और ये कहा गया कि पाकिस्तान में हम लोग अपनी लिटरेसी रेट को ना बढ़ा पाए, और डिस्पाइट के 600 बिलियन का हम खर्च करते हैं एजुकेशन पे, फिर भी हमारी लिटरेसी रेट सिर्फ 60% ही रह गई है। और पंजाब और बलूचिस्तान का फिगर दिया हुआ है कि पंजाब में थोड़ी सी बढ़ के 63% हुई है, बलूचिस्तान में सिर्फ 44% है। आई क्लब कॉल से बात करें। हेलो हेलो नाज़रीन, इसके आगे एक और भी सोशल इंडिकेटर दिया हुआ है कि इन पाकिस्तान 73% ऑफ हाउस होल्ड यूज़ फ्लश टॉयलेट्स। ये रेशियो शायद इंडिया में बहुत कम है, जिसके लिए मोदी साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं। तो अभी भी बहुत बड़े आबादी के पास प्रॉपर टॉयलेट नहीं है, और रोडों पे और खेतों में जाके लोग फारिग हो रहे हैं। तो दिस शुड बी इम्प्रूव फॉर बेटर हेल्थ, बिकॉज जो बाहर लोग जाते हैं उससे बहुत ज़्यादा हेल्थ को प्रॉब्लम होती है। हाउसिंग यूनिट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी रिमेन स्टैग्नेंट एट 93% लोगों को पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन अभी भी 7% और स्टैग्नेंट है ये। Only 57% of households are satisfied with basic health facility. हेल्थ फैसिलिटी में भी बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। अब्दुल कयूम बोल रहा हूँ वाकई से। अब्दुल कयूम साहब वेलकम शो सर। थैंक यू सर। अभी जो PIA का ये फर्स्ट फेज हुआ है, जी जी, इससे अगले फेजेस में जो गवर्नमेंट है उसको प्राइवेटाइज कर देगी। हाँ जी हाँ, मेरे भी यही सोच है कि उन्होंने एक टैक्टिकल रिट्रीट किया है, और अब इसको लिमिटेड लायबिलिटी तो कंपनी बन गई है। लिमिटेड लायबिलिटी की मुझे बोर्ड बैठ के कुछ भी कर सकता है, और बोर्ड ये भी डिसाइड कर सकता है कि जो हम गवर्नमेंट जो है अपनी
जो इक्विटी है वो कम कर देगा, 51 की वजह 49 कर देगा, और इस तरह से गवर्नमेंट की जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वो ख़त्म हो जाएगी, और फिर उसमें से 26% किसी को भी देके उसको कह सकते हैं कि आप चलाओ, अपने मर्ज़ी से चलाओ, जिसको रखना है रखो, जिसको करो फायर। हाँ, अभी फ़िलहाल जो अभी नोटिस वगैरह गए थे वो उसके रिटर्न कमिटमेंट दे दी है कि फ़िलहाल नहीं निकाला जाएगा, मगर ये मैं नहीं समझता कि ज़्यादा दिन चलेगा। उसके बाद जैसे ही ये प्राइवेटाइज हो जाएगा, ये कंपनी जो है तेज़ी से ऊपर जाना शुरू करेगी। एक जो और बुरी खबर आई है पीआई के सिलसिले में वो ये है कि एक ऑफशोर कंपनी बनाई हुई है पीआईए इन्वेस्टमेंट, जो कि यूके में रजिस्टर्ड है। यूके वाले बहुत अपने आप को बनते हैं शरीफ, उन्हीं के यहाँ रजिस्टर्ड है, और उसी के अंदर जो है उसके ज़रिए से तमाम वो जो दोनों होटल्स हैं रोज़वेल्ट और सोवाई, उसको उन्होंने ओन किया हुआ है, और इतनी वहाँ पे करप्शन हो रही है कि जो असल कमाई होती है दोनों होटलों की वो बीच में से गायब कर देते हैं, और बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा के वो पीआईए को हैंड ओवर करते हैं। अगर ये दोनों होटल ही ठीक से चलाई जाए तो पीआईए खड़ी हो जाए, या दोनों होटल को बेच दिया जाता तो ये पीआईए खड़ी हो जाती। अब वो कह रहे हैं कि उस होटल को उन्होंने पीआईए के एसेट से अलग करने की बात कर रहे हैं, हालांकि होना नहीं चाहिए। कैसे आप किसी का एसेट छीन सकते हैं विदाउट गिविंग हिम द रिटर्न कंपनसेशन? और जिस रेट से भी ये होटल बिके या ये पीआईए इन्वेस्टमेंट अपने आप को डिक्लेयर करे कि हम बेचा है, उस पर हमें सख्त नज़र रखनी चाहिए। यहाँ पे बहुत बड़ी करप्शन की गुंजाइश है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 जनाब। हेलो, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ जी, इनामुल हक राठौर। इनामुल हक राठौर साहब, मेरी शिकायत है ये EFU वालों के ख़िलाफ़। वो बात यह है कि मैंने शेयर इनके जो लिए हैं वो CDC में है, और मुझे ये डिविडेंड नहीं भेजे। विद रिजल्ट ये है कि जो थे ना हमारी पहली कंपनी स्टॉक मास्टर, वो लिक्विडेशन में चली गई, तो इस वजह से मुझे नहीं ये पता कि ये क्यों नहीं भेज रहे। इनके खिलाफ मैं इधर सू करूं या क्या करूं? उनको ये जवाब ही नहीं देते, ना टेलीफोन उठाते हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? अच्छा, स्टॉक जो था वो तो गायब हो गया, लेकिन आपका शेयर है CDC में पड़ा हुआ। आपको आपका अपना CDC अकाउंट है या सब CDC अकाउंट है? ये जो स्टॉक होता है ना, वो लोग एक सब अकाउंट खोलते हैं, और कुछ दिन पहले तक इस पर इनका काफ़ी इख्तियार था। अगर इस दौरान उन्होंने उसको बेच दिया हो तब तो वो गया, आपके नाम पे है ही नहीं अब। तो कैसे आप लाहौर स्टॉक, खैर लाहौर तो ख़त्म ही हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से पूछें कि हमारी होल्डिंग थी ये इस ब्रोकर के पास, और उसको उसके अकाउंट चेक करके बताएं कि ये मेरे अकाउंट में है या नहीं। आपको कोई मैसेज वगैरह भी नहीं आ रहा होगा। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि डायरेक्टली CDC से पूछा जाए कि सब अकाउंट में या कोई इनका आपके नाम का शेयर है या नहीं। राठौर साहब, आप CDC कंपनी को लिख दें, उसके CEO हमारे पास अक्सर आते रहते हैं, वेरी प्रोफेशनल पर्सन, और प्रॉब्ली ही कैन लुक इनटू दिस। कंपनी का नाम लिख दें अच्छे से, ये कंपनी का नाम था, वहाँ मेरा अकाउंट था, उसके सब अकाउंट में राठौर नाम के साथ एक होनी चाहिए, और आप नंबर ऑफ़ शेयर जो आपके थे वो लिख दीजिए, कितने शेयर्स थे मेरे EFU के। तो अगर वो आप EFU के रजिस्टर से आप निकल गए हैं, बेच दिया उस भागने वाली कंपनी ने, तब EFU का तो कोई कसूर नहीं है। EFU के रजिस्टर में जो लोग होंगे उन्हीं को भेजेगा ना वो डिविडेंड या जो भी। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। ये देखिए कि कैसे कैसे फ्रॉड होते हैं यहाँ पे। राठौर साहब के ये शेयर्स को पता नहीं उसने क्या किया। अब तो सख्ती हो गई, कुछ दिन पहले तक ये लोग आसानी से इसको ये मॉर्टगेज कर देते थे, उसके अगेंस्ट कर्जा ले लेते थे, उसके बाद वो भाग जाते थे। तो अगर वो मॉर्टगेज है टू द बैंक, तो बैंक तो उसको बेच देगा, बेच के अपने पैसे कवर कर लेगा। तो ये दूसरों की एसेट को मॉर्टगेज कर देते थे। अब माशाल्लाह काफ़ी चेक्स एंड बैलेंसेस आ गई है, होना मुश्किल हो गया है। अब राठौर साहब के NIC से लिंक होगा वो शेयर डायरेक्ट, और वो जो ब्रोकर है उसको बेच नहीं सकता ऑन हिज ओन। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।